हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो दोस्तों वो है वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार, और इलीगल एग्रीमेंट, अवैध करार। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि शून्य और अवैध करार एक जैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शून्य और अवैध में डिफरेंस होता है। अवैध मतलब इलीगल होता है, और किस कारण से होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पहले बता दूं कि अगर यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा इससे, तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है कि शून्य करार किसे कहते हैं। इसके लिए आपको डेफिनेशन वाला वीडियो देखना चाहिए हमारा पिछला, जिसके अंतर्गत हमने डेफिनेशन दे रखी है। जो भारतीय संविदा अधिनियम है, इसके जो डेफिनेशन 2 के जो सब्स क्लोज है, ए से लेकर जे तक के बीच में, इसमें सभी तरीका का डेफिनेशन दी गई है। जो प्रस्ताव है, स्वीकृति है, कब वो वचन हो जाता है, इनके बारे में बताया गया। तथा धारा 10, यदि आपने ये समझ लिया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझने में बहुत आसानी रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जो इसके एग्जाम्पल और जो इसकी केस लो वो ऐसे इंटरेस्टिंग है कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। बस आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी ये क्लियर नहीं है तो पहले ये 2 पॉइंट जाके जो जो हमने 2 वीडियो बना रखे हैं इसके संबंधित, तो वो जाके पहले देख लीजिए। अगर ये आपकी समझ में आ गया बेसिक चीज़ें, तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। मैं यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिर भी मैं बता देता हूँ वॉइड एग्रीमेंट क्या है। आपको इसके लिए ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशन वाला पार्ट है जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। हमने बताया था किस तरीके से होता है। आपको दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले प्रस्तावना हो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पक्षकार होते हैं, ठीक है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रस्ताव आएगा तो वो ए में आ जाएगा, 2 है। फिर बी आएगा, स्वीकृति, एक्सेप्टेशन आ जाएगी, यानी प्रतिग्रहण भी बोलते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को प्रस्ताव और स्वीकृति देते हो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो आपस में प्रॉमिस हो जाती है। और प्रॉमिस होने के बाद जब वो एक दूसरे को प्रतिफल दे देते हैं, मतलब प्रतिफल के दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो करार हो जाता है। और करार होने के बाद वो जो करार की डेफिनेशन आ जाती है 2E में। देख लीजिए डेफिनेशन क्या बोल रखा है 2E में, कि हर एक वचन, देखिए दोस्तों डेफिनेशन ये रही कि हर एक वचन, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपकी समझ में आए, कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, क्या कहलाता है, करार। आपको बताया वचन कैसे बना है। पहले प्रस्तावना होती है, फिर स्वीकृति होती है, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे को पूर्ण हो जाती है तो क्या हो जाता है, वचन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी से बाइक बेचने का सौदा किया 20,000 रुपये में, ठीक है। यानी ए ने बी को प्रस्ताव दिया कि आप 20,000 रुपये में मेरी बाइक ले रहे हो क्या। तो बी बोलता है यस मैं ले रहा हूँ। तो ए ने तो प्रपोजल दिया, बी ने उसको एक्सेप्टेशन दे दिया, तो दोनों का क्या हो गया, वचन हो गया। एक देगा एक लेगा। तो प्रतिफल क्या होगा, ए के लिए तो क्या होगा 20,000 रुपये प्रतिफल, और बी के लिए प्रतिफल बाइक होगी। तो 2D में प्रतिफल हो गया, पहले सी आ गया। तो अब देख लो इसमें क्या बोल रहा है, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। हर एक वचन और ऐसे वचन का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या कहलाता है, करार। समझ में आ गया दोस्तों। इसकी डेफिनेशन दी गई है 2E में। यानी सबसे पहले आपको करार ही पता होना चाहिए। करार में क्या होता है, करार में चारों चीज़ें आ जाती है, प्रस्तावना भी आ जाती है, ठीक है। करार के अंतर्गत प्रस्तावना भी आती है, आपका स्वीकृति भी आती है, वचन भी आता है, और प्रतिफल भी आता है। ये चारों मिलके क्या बनती है, आपका करार बनता है। अब जो करार विधितः परिवर्तनीय हो जाता है वो क्या हो जाती है, संविदा हो जाती है। देखिए 2H में बताया। और जो करार विधितः परिवर्तनीय नहीं हो, अब विधितः परिवर्तनीय कैसे होती है और विधितः परिवर्तनीय कैसे नहीं होती है, इसके बारे में धारा 10 क्या कहती है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताया था मैंने। तो शून्य करार, करार की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो शून्य क्या होता है, वो 2G में बताया हुआ है, 2G क्या बताया हुआ है, वह करार जो विधितः परिवर्तनीय नहीं हो क्या कहलाता है, शून्य। तो आज हम चर्चा करने वाले शून्य करार के बारे में। ये आपको समझाने के लिए बताया, आप पिछले वीडियो देख के ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको हटा रहा हूँ मैं। अब आपको शून्य कब होता है, मैंने आपको इसके लिए एक हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें भी बताया था कि सेक्शन 11 सक्षम व्यक्ति स्वतंत्र सहमति से किया गया हो, स्वतंत्र सहमति और सक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया हो, इसके बारे में बताया था हमने। सेक्शन 11, 12 के अंतर्गत भी बताए थे, ठीक है। तो वो होना चाहिए। तो अब धारा 10 की देखो मोस्ट बातें है
5 पॉइंट है, क्या है मेन 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट वो आपको याद होने चाहिए। कि पहले तो स्वतंत्र सहमति हो, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जो सहमति दे रहा है, जिस चीज़ के लिए वो कंसेप्ट दे रहा है वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, यानी कोई दबाव नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है, प्रेशर वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी, धारा 11, ठीक है। फिर करार कैसा होना चाहिए, पूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, विधिपूर्ण, कैसा होना चाहिए, विधिपूर्ण, मेन जो पॉइंट है इसमें विधिपूर्ण होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, और उद्देश्य भी विधिपूर्ण होना चाहिए, यानी विधिपूर्ण तो आएगा, विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल, ये होना चाहिए। और फिर क्या है, शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, जो हमने बताया था आपको 26 से 30 शॉर्ट में, आगे चर्चा करेंगे जब इसका मेन टॉपिक आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इनसे संबंधित कोई करार होता है, यानी स्वतंत्र सहमति नहीं हो, देखिए दोस्तों पहला पॉइंट, ठीक है, स्वतंत्र सहमति नहीं हो, सक्षम नहीं हो, ठीक है, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किए गए हो, तो ऐसे करार क्या है, धारा 10 की शर्तें दी गई है, ऐसे करार नहीं होते कंप्लीट तो वो क्या कहलाता है, परिवर्तनीय नहीं कहलाता है, ऐसा करार परिवर्तनीय नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इन्हीं धारा जो 10 है इसी में से है ना, जो शून्य है और अवैध वो कैसे माना जाएगा, हमने आपको बताया था कि धारा 23 आती है जो विधिपूर्ण उद्देश्य के बारे में बताता है, कि अवैध करारों के बारे में, ठीक है, जो विधि विरुद्ध उद्देश्य होते हैं, तो आज इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, देखिए दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए आपको डेफिनेशन पता चली गई है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ ताकि आपके समझ में आए। देखिए दोस्तों, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जिसमें पक्षकार सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात अवयस्क, ठीक है, पहला पॉइंट, अवयस्क व्यक्ति द्वारा किया गया या विकृत चीज, जो हमने धारा 11 में बताया था, अगर कोई करार किया जाता है तो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। फिर धारा वो जो धारा 10 बताई थी उसमें बताया था एक पॉइंट लास्ट वाला, कि अभिव्यक्त रूप से क्या नहीं होने चाहिए, शून्य घोषित नहीं किए जाने चाहिए, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए, तो ऐसे करार क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ठीक है। जो धारा 10 की आ जाएगी, विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं हो, लोक नीति के विरुद्ध हो, ठीक है, जिसमें स्वतंत्र सहमति नहीं हो, स्वतंत्र सहमति कैसे, जिसमें प्रपीड़न हो, प्रपीड़न होगा वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, असमयक असर हो, ठीक है, असमयक असर, ठीक है, इसी प्रकार से कपट हो, दुर्प्रदेशन हो, ठीक है, आदि होने पर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाता है। लेकिन जबकि अवैध करार ऐसे करार होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, देखिए दोस्तों, सिर्फ अवैध करार और शून्य करार में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो अवैध करार है उसमें क्या होता है, जिनका प्रतिफल क्या होना चाहिए, जिनका प्रतिफल और उद्देश्य प्रतिफल वह उद्देश्य क्या हो, विधि विरुद्ध हो, यानी विधि विरुद्ध हो या विधि पूर्ण नहीं होना क्या कहलाता है, अवैध करार कहलाते हैं। अब अवैध करार के लिए धारा 23 होनी चाहिए, याद आपको, तो धारा 23 क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो धारा 23 है वह बोलती है, इसमें 5-6 पॉइंट है, कि जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, यानी ऐसे कानून हो जिसके लिए कानून ने मना कर रखा है, विधि द्वारा निषिद्ध हो, और कोई व्यक्ति वैसे कार्य करता है, ठीक है, यानी विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करता है, तो ऐसे करार क्या कहलाते हैं, अवैध करार कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो इस प्रकृति के हो कि यदि अनुज्ञात, यानी इस प्रकृति के कोई कार्य हो, यदि उसको उसकी परमिशन दे दिया जाए तो वह विधि के उपबंध को क्या कर दे, विफल कर दे। धारा 23 है दोस्तों, ये विधि के उपबंधों को विफल कर दे, ठीक है ना। कपटपूर्ण हो, तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट आ जाएगा कपटपूर्ण, यानी कपट करके फ्रॉड करके किसी व्यक्ति के साथ कोई करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, करार किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अवैध करार कहलाता है। फिर किसी की शरीर व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो, शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचा के कोई करार किया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा करार भी क्या कहलाता है, अवैध करार कहलाता है। और फिर पांचवा पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, जो न्यायालय द्वारा जिसे लोक नीति के विरुद्ध या अनैतिक घोषित किया गया हो, क्या हो जाएगा, न्यायालय द्वारा जिसे लोक नीति के विरुद्ध या क्या किया जाए, या अनैतिक घोषित किया जाए। तो ये 5 पॉइंट आ जाएंगे। अगर ऐसे कार्य किया जाता है, देखिए दोस्तों दोबारा से देख लीजिए कि धारा 23 बोलती है, ये है विधि विरुद्ध उद्देश्य, यानी विधि विरुद्ध उद्देश्य होगा तो ऐसा करार क्या कहलाता है, अवैध करार कहलाते हैं। और जिसमें विधि विरुद्ध उद्देश्य नहीं हो लेकिन जो असक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाए, जिसमें स्वतंत्र सहमति नहीं हो, तो ऐसा करार क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अवैध करार क्या है, जो विधि के खिलाफ हो, कानून के, जैसे विधि द्वारा निश्चित कैसे कि कोई व्यक्ति है, कानून ने मना कर रखा है गुटखा सुपारी बेचना मना है किसी जगह पर और उधर बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध है। उसका कोई करार करता है कि मैं आपको 5 लाख का माल बेचूंगा गुटखे का, तो ऐसा करार क्या कहला जाएगा, अवैध कहलाएगा। विधि के उपबंधों को विफल कर दे, यानी कानून ने किसी चीज़ को मना कर रखा है और वो ऐसा कार्य कर दे कि विधि के उस कानून की पूरी धज्जियां उड़ा दे, तो भी वो अवैध हो जाएगा। कपटपूर्ण, किसी को फ्रॉडनेस के द्वारा किसी को झूठ वूठ बोल के उल्टा सीधा करके काम किया जाए, करार किया जाए, तो वो भी क्या आ जाएगा, अवैध आ जाएगा। शरीर या संपत्ति को नुकसान, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को धमकी देके, यानी जान मान की धमकी देके कोई करार कराया जाए या संपत्ति को नुकसान पहुंचा के कोई करार किया जाए, तो ऐसा करार भी अवैध कहलाता है। और फिर 5वां आखिरी पॉइंट है कि न्यायालय द्वारा, यानी न्यायालय बोलता है, कोर्ट किसी न किसी कोर्ट के द्वारा ये घोषित कर दिया जाए कि ये लोक नीति के विरुद्ध है, यानी जनता के खिलाफ है, यानी सामान्य लोगों के खिलाफ है, ये अनैतिक है, तो ऐसा कोई करार किया जाता है तो वो भी क्या कहलाया जाता है, अवैध करार कहलाते हैं। यानी जो धारा 23 के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं, यानी जो नियम आते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, यानी ठीक है ना, तो वो क्या कहला जाता है, अवैध करार कहला जाता है दोस्तों। और शून्य करार हम आपको बता ही दिया कि शून्य करार और अवैध करार की परिभाषा दोनों समझ में आ गया। शून्य करार के अंतर्गत धारा 10 के अंतर्गत आ जाएगी, धारा 10 बताई थी हमने आपको, देखिए दोस्तों धारा 10 से कि स्वतंत्र सहमति से नहीं किया गया हो, संविदा करने के लिए सक्षम ना हो, ठीक है, और उसका प्रतिफल ढंग से ना हो। स्वतंत्र सहमति में हमने आपको बताई दिए, प्रबंधन, असमय के असर, कपट, दुर्व्यसन आदि के द्वारा किया गया हो, ठीक है, ऐसे करार क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ठीक है। अवैध करार और शून्य करार के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि ये होते क्या है। अवैध करार धारा 23 के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर 5 पॉइंट है, और शून्य करार के अंतर्गत धारा 10 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। अब ये है हमारा अवैध करार, हमने बताई दिया आपको, शून्य करार बता दिया, एक्सप्लेन हमने कर ही दिया। अब इसके डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे हम दोस्तों कि डिफरेंस क्या है इनकी। देखिए दोस्तों, डिफरेंस है कि अवैध करार क्या होता है, पहला अवैध करार क्या होता है, शुरू से शून्य होता है। क्या होता है, शुरू से ही शून्य होता है। मैं एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, या वैसे पॉइंट में बता देता हूँ आपको। चलो, अवैध और शून्य करार, तो शून्य करार तो क्या होता है, प्रारंभ में शून्य नहीं होता। शून्य करार तो क्या होता है, प्रारंभ में शून्य होता है, किसी कारण से हो जाता है शून्य, ठीक है, कि असक्षम व्यक्ति द्वारा कर लिया गया, बाद में पता लगता है कि वह असक्षम व्यक्ति द्वारा कोई करार किया गया है, ठीक है ना। यानी किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा, अपन तो सब समझते हैं कि सामने वाला सक्षम है, लेकिन वह असक्षम निकलता है या वयस्क नहीं होता है, ठीक है, तो करार क्या हो जाता है, बाद में शून्य हो जाता है। लेकिन अवैध करार यानी जो किसी की शरीर संपत्ति को या कपटपूर्ण या लोक नीति के विरुद्ध हो, उनके आधार पर या विधि के उपबंधों को विफल करने वाला हो और कोई करार कर लिया जाता है, तो क्या कहलाता है,
अवैध करार तो शुरू से ही शून्य होता है, जबकि शून्य करार प्रारंभ में शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। अवैध क्या होता है? जबकि अवैध शुरू से ही शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच, एग्जाम्पल ले लेते हैं भारत पाकिस्तान का, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक करार होता है कि एक करार के समय विधि परिवर्तनीय हो जाती है, लेकिन कालांतर में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिससे वह करार क्या हो जाता है, अपरिवर्तनीय हो जाता है। जबकि ए का बी को अवैध संभोग के बदले धन देने का करार किया जाता है, अवैध होता है, जिसका परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है। यानी आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल होता है अवैध का, तो हमने बताया, यानी शून्य करार तो होता है जब भारत पाकिस्तान के बीच में आपस के लोगों ने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो वो करार क्या हो जाता है, अपरिवर्तनीय हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाता है। लेकिन जो अवैध है, अवैध करार वो होगा, जैसे ए ने बी को अवैध संभोग के बदले धन देने का करार किया, तो क्या कराया जाएगा, अवैध करार होता है। हमने आपको बताया था धारा 23 में, किसी की शरीर व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला करार अवैध विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं होता है, यानी विधि के खिलाफ होता है, और ऐसा करार क्या हो जाता है, अवैध करार। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अवैध करार में क्या होता है, अवैध करार में पक्षकारों को क्या किया जा सकता है, दंडित, क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं, दंडित किया जा सकता है। जबकि शून्य में क्या किया है, शून्य में नहीं किया जा सकता दंडित। ठीक है, समझ में आ गया। शून्य करार में दंडित नहीं किया जा सकता, अवैध करार में दंडित किया जा सकता है। इसको भी एग्जाम्पल लेते हैं, किसी महिला को वेश्यावृत्ति करने के लिए धन देकर उत्पीड़ित करने का करार क्या हो जाता है, अवैध करार होता है, और ऐसा दंड नहीं होता है। लेकिन यदि किसी अवैध व्यक्ति के द्वारा या प्रतिफल के बिना कोई करार किया जाता है, तो क्या किया जाता है, दंडनीय नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अवैध करार प्रारंभ से ही शून्य होता है, जबकि शून्य करार प्रारंभ में शून्य नहीं होता है, किसी परिस्थिति के कारण शून्य हो जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये क्वेश्चन ये भी बनता है मेजर, कि अवैध करार प्रारंभ से ही शून्य होता है, लेकिन शून्य करार प्रारंभ में शून्य नहीं होता है, किन्हीं परिस्थिति के कारण शून्य होता है। इनका विस्तार से वर्णन कीजिए, तो ये पॉइंट आ जाएंगे दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं, कि शून्य करार कभी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, आ गया। जबकि अवैध करार क्या है, शून्य करार तो विधि द्वारा परिवर्तनीय एक सेकंड दोस्तों, परिवर्तनीय नहीं होता है, और अवैध करार भी विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। अतः अवैध करार में शून्य करार का तत्व विवेक्षित तौर पर निहित होता है, जबकि शून्य करार में प्रारंभ में विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है। आगे समझ में आपको हमने बताया था। जबकि अतः उसमें अवैध करार का तत्व विवक्षित तौर पर निहित नहीं रहता है, यानी अवैध करार के अंदर शून्य करार रहता है, लेकिन शून्य करार के अंदर अवैध करार नहीं रहता है। ये ध्यान रखना, शून्य करार में विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में किन्हीं परिस्थितियों के कारण परिवर्तनीय नहीं होता है। यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि अवैध करार जो होता है उसमें शून्य करार नहीं आता है, जबकि शून्य करार में अवैध करार नहीं होता। अवैध में शून्य करार होता है, जबकि शून्य में शून्य करार में अवैध करार नहीं होता है। शून्य करार में अवैध करार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट ले लेते हैं अपन, कि अवैध करार वे होता है जिनका उल्लंघन किस में किया गया है, धारा 23 में किया गया है। अवैध करार का उल्लेख किस में किया है, सॉरी उल्लंघन नहीं, उल्लेख किस में किया गया है, धारा 23 में किया जाता है। जबकि शून्य करार का अनेक प्रकार के करार भी हो सकते हैं, शून्य करार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जबकि शून्य का क्या है,
धारा 10 के अलावा और भी है, बहुत सी परिस्थिति है जिन्हें बिना प्रतिफल के किया गया करार हो गया, विकृचित व्यक्ति द्वारा किया गया करार हो गया, ठीक है, सामाजिक करार हो गया, ठीक है, बहुत सारे करार होते हैं जो शून्य की श्रेणी में आते हैं। अब 5वां पॉइंट आ जाएगा दोस्तों कि शून्य करार में अवैध करार सम्मिलित होते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, लेकिन अवैध करारों में सभी प्रकार के शून्य करारों को सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। इन शून्य करार में अवैध करार सम्मिलित हो सकते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं। शून्य करार कुछ होते हैं जिनमें विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, लेकिन अवैध करारों में सभी प्रकार के शून्य करारों को सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपके, यानी इसको ये भी कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में कि शून्य करार का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी इसका क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक, बड़ा होता है। और अवैध करार का क्षेत्र क्या होता है, जबकि अवैध का क्या होता है, अवैध करार का क्षेत्र संकुचित या छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि शून्य करार बहुत सारे करारों से मिलकर होता है, जबकि अवैध करार जो धारा 23 के अंतर्गत बताया गया है वही होता है। तो दोस्तों, तो ये टॉपिक आज का यहाँ पर समाप्त होता है। शून्य करार, अवैध करार क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर इस संबंधित आपको कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए या बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपने ढंग से देखा होगा वीडियो शुरू से लेकर अब तक। अगर नहीं देखा इससे पिछले वाले वीडियो तो वो भी देखिए, वो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और ये बेसिक है, अगर ये आपको क्लियर हो गई तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं बहुत ही सरल होते हैं, एग्जाम्पल जो जनरल यूज में बहुत काम में आते हैं। तो आप इसको ढंग से पढ़िए और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सके, उनको भी समझ में आ सके। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको याद मेरे वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।